हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ प्रतीक दुआ और मैं आशा करता हूँ कि आप सब अपने घर के अंदर ठीक होंगे, सही सलामत होंगे। और आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं एम लक्ष्मीकांत की बुक का, चैप्टर नंबर 4, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रियम्बल से हमें समझते हैं, जैसे कि हमारी कोई भी बुक होती है तो उसके अंदर पहला पेज होता है इंट्रोडक्शन का, जो हमें बताता है कि बुक जो है हमारी बुक के अंदर बुक किस किस चैप्टर से डील करेगी, हमारे बुक के अंदर क्या क्या होगा उसके बारे में इंट्रोडक्शन में लिखा होता है। ऐसे ही जो हमारा प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किन किन वर्ड से, किन किन बातों से, किन किन एक्ट से डील करेगा। तो भाई देखो, जो अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना, वो पहला ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन था जिसने प्रियम्बल को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लाया है। उसके बाद काफ़ी सारी कंट्रीज़ ऐसी हुई हैं जिन्होंने ये प्रैक्टिस फॉलो करी है, जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपने प्रियम्बल को ऐड करा है। इंडिया भी उसी में से एक कंट्री थी। इंडिया ने भी अपने अंदर अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रियम्बल को ऐड करा है। तो प्रियम्बल जो है एक तरह से हमारा इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का। जो एन ए पाखी वाला है, वो एक एमिनेंट जूरिस्ट थे और एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे। वो ये कहते हैं कि जो प्रियम्बल है ना, एक तरह से आइडेंटिटी कार्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, प्रियम्बल एक आइडेंटिटी कार्ड है। ये किसके द्वारा बोली गई है ये बात? एन ए पाखीवाला के द्वारा। अब देखो, हमारे जब प्रियम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बना था ना, तो उसके अंदर काफ़ी सारे टर्म्स जोड़े गए थे। तो अभी कुछ टाइम पहले ही, मतलब एमरजेंसी के टाइम पे, कुछ नए वर्ड्स और जोड़े गए थे। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के तहत 3 वर्ड्स और जोड़े गए हमारे प्रियम्बल के अंदर। वो वर्ड्स थे सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। वैसे तो काफ़ी सारे वर्ड्स हैं हमारे प्रियम्बल के अंदर ही, आपके सामने प्रियम्बल मैंने दिखाया है, ये शो हो रहा है। मैं ये धीरे धीरे करके इसकी सारी टर्म्स को एक्सप्लेन करूँगा। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, इनको, इक्वालिटी को, फ्रेटर्निटी को, इन सबको मैं आगे डिस्कस करूँगा अभी आपके साथ। देखो, अब हमारा जो अब अगला टॉपिक है वो इंग्रीडियंट्स ऑफ प्रियम्बल, मतलब प्रियम्बल के अंदर क्या क्या बातें हैं। जैसे अगर हम कोई सब्जी या फिर कुछ भी बनाते हैं खाने का सामान, तो उसके अंदर देखो हम क्या क्या इंग्रीडियंट्स, क्या मसाले डालते हैं, तो वो होता है इंग्रीडियंट्स। तो ऐसे ही प्रियम्बल के अंदर हमने क्या क्या इंग्रीडियंट्स रखे हैं। तो पहली बात तो ये है, हमारा प्रियम्बल के अंदर ये है कि हमारा प्रियम्बल कहता है कि जो पावर होगी, जो भी देश की जो ताकत होगी, एक, वो हमारे लोगों से ही होगी। मतलब द पावर डिराइव फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। पावर का जो निर्माण होगा वो देश के लोगों से ही होगा। वो कैसे? हमें हमें हक है, मतलब कि हमें एक राइट दिया गया, राइट टू वोट, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का राइट दिया गया। तो जो भी रिप्रेजेंटेटिव जिसको हम पावर देते हैं, वो डिराइव तो हमारे लोगों से ही होती है ना, पीपल, इंडिया के पीपल से होती है। तो एक बात ये लिखी गई है कि जो पावर का डिराइव होगी, जो पावर का निर्माण होगा, वो कहाँ से होगा? इंडिया के लोगों से ही होगा। दूसरी बात इसमें ये कही गई है कि भाई, जो इंडिया, जो हमारा स्टेट है ना, वो सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक होगा। ठीक है? सोशल, रिपब्लिक, ये सब मैं आपको अगले टर्म, अभी हम पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इन टर्म्स को मैं पूरा एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। बस अभी इतना समझ लो कि जो हमारा जो देश होगा वो हमारा सोवरन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेक्युलर डेमोक्रेटिक होगा और रिपब्लिक होगा। अब तीसरी बात जो हमारे प्रियम्बल के अंदर कही गई है, वो ये कही गई है भाई, जो हमारा प्रियम्बल होगा ना, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वो स्पेसिफाई, मतलब वो किन किन बातों को ध्यान रखेगा। जस्टिस करेगा, लिबर्टी का ध्यान रखेगा, इक्वालिटी होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा होना चाहिए। भाईचारे के लिए क्या करेंगे? ये सिंगल सिटीजनशिप हमारे इंडिया में चलाई जाती है। तो ये सब बातें हमारे प्रियम्बल में लिखी गई है। चौथी बात ये लिखी गई है कि भाई, जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था वो कौन से दिन एडोप्ट हुआ था? बताओ, कमेंट करना। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कौन से दिन एडोप्ट हुआ था। चलो, अब हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। अब हम अपने कीवर्ड्स पढ़ लेते हैं प्रियम्बल के, थोड़ा कीवर्ड्स के बारे में जान लेते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट कीवर्ड है वो है सोवरन। सोवरन से हम क्या समझते हैं? सोवरन का मतलब है भाई, हमारा जो देश होगा ना, हमारा जो इंडिया है, इंडिया एक सोवरन नेशन है। उसके ऊपर किसी भी बाहर वाले देश का दबाव नहीं होगा। किसी भी हम कोई भी अपने इंटरनल या एक्सटर्नल अफेयर्स में अपने डिसीज़न ले सकते हैं। हमारे इंडिया जो है खुद ही अपने डिसीज़न लेगा। कोई बाहर वाले का दबाव नहीं होगा हमारे ऊपर डिसीज़न लेने के लिए, या कोई बाहर वाली कंट्री हमारे ऊपर राज नहीं करेगी अब, और हमारे ऊपर किसी भी बाहर वाली कंट्री का डोमिनेशन नहीं होगा। ठीक है? तो बस यही लिखा गया है। सोवरन में यही मतलब है कि हम जो है अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। हालांकि हाँ, हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर रहे थे, तो उससे पहले 1949 में ये डिक्लेयर किया था कि इंडिया जो होगा कॉमनवेल्थ का जो होगा वो एक मेंबरशिप लेगा।
जिसके जिसके जो हेड होते हैं वो होते हैं ब्रिटिश क्राउन के, जो जो ब्रिटिश क्राउन पे राज कर रहा होगा, जो ब्रिटिश क्राउन का उस समय हेड होगा, वही जो होता है उसका कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का हेड होता है। तो हमने कहा था भाई हम भी इसके मेंबरशिप लेंगे। हालांकि उसकी मेंबरशिप की वजह से हमने मेंबरशिप तो ली, परंतु मेंबरशिप से हमारे किसी भी तरह की सॉवरेनिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आया। हम अपने इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स में अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। और तो और जब इंडिया ने क्या कहते हैं यूएनओ की मेंबरशिप ली थी, तो यूएनओ की मेंबरशिप से भी हमारे कुछ किसी सॉवरेनिटी पे, हमारे देश की सॉवरेनिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और ये कहा जाता है कि इंडिया कैन ईदर एक्वायर अ फॉरेन टेरिटरी, मतलब इंडिया अगर चाहे तो फॉरेन टेरिटरी को भी अपनी कंट्री के अंदर एक्वायर कर सकता है, उनकी परमिशन हो तो। अगर वो टेरिटरी जो है उन टेरिटरी के फेवर में हो, अगर वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो इंडिया उसको भी अपने अंदर ला सकता है, और वो भी अब सॉवरन नेशन के अंदर ही मानी जाएगी, इंडिया से अलग नहीं मानी जाएगी। दैट्स इट। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब ये होता है कि सोशलिस्ट, पहली बात तो ये जो हमारी टर्म है 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के तहत हमारे इसके अंदर जोड़ी गई है। अब सोशलिस्ट हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट, एक होता है कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। हम जो है हमारी जो कंट्री है वो फॉलो करती है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जिसमें जो होता है कि भाई हमारे पास हक होता है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं, और हमारे पास हक होता है कि भाई हम अपनी प्रॉपर्टी पे हमारा हक होता है, और भी अपने बिजनेस पर, अपने काफ़ी सारी चीज़ों पर हमारा हक होता है। पर जो कम्युनलिज्म सोशलिज्म होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ये होता है कि भाई जो भी तुम्हारी प्रॉपर्टी होगी, जो भी प्रोडक्शन होगा, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो भी कुछ होगा, वो उन सब पर हमारे गवर्नमेंट का, हमारी सरकार का हक होगा। ठीक है। तो एक तरह से डेमोक्रेटिक सोशलिज्म हमारे देश फॉलो करता है, प्रैक्टिस करता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को, क्योंकि हमारे पास हक है, हमारी प्रॉपर्टी का भी हक है, हमारे पास काफ़ी सारी अपने प्रोडक्शंस का, जो भी हम अपना कमा रहे हैं, जो भी हम, उन सब पे हमारा हक है। पर जो हमारी कम्युनलिज्म सोशलिज्म होती है उसमें हमारा हक नहीं होता। तीसरी जो चीज़ है डील करती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो हमारे प्रियम्बल के अंदर तीसरा टर्म है वो है सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब है भाई हमारा जो स्टेट है ना इंडिया का, वो सेक्युलर होगा। ये हमारा कब जोड़ा गया था? 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर ही इस वर्ड को भी ऐड किया गया था। इसका मतलब है कि भाई जो इंडिया होगा, इंडिया के अंदर कोई भी इंसान जिस धर्म को मानना चाहता है, जिस धर्म की पूजा करना चाहता है, जो भी भगवान की वो पूजा करना चाहता है, उसकी पूजा वो कर सकता है, किसी भी धर्म को वो मान सकता है। जो स्टेट होगी, जो गवर्नमेंट होगी, उसके रिलीजियस मैटर में इंटरफेरेंस नहीं करेगी बिल्कुल भी। तो बस यही था इसके अंदर ही जो। और ये इस एक हमारी फंडामेंटल राइट भी है इसके ऊपर, जिसमें लिखा गया राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हमें अपने जो रिलीजन है उसको चुनने का अधिकार है। हम किसी भी भगवान की पूजा कर सकते हैं, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। ठीक है, ये सब लिखा गया है इसके अंदर। और ये कौन से आर्टिकल में रखा गया है फंडामेंटल राइट की, ये कल मैंने आपको बताया था, मेरे को कमेंट करके बताना था। चौथी जो हमारी टर्म है वो है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब है भाई हमारा जो देश होगा ना, स्वतंत्र होगा एकदम, किसी भी मतलब कि बाहर वाले का कोई रोल नहीं होगा। हमारा देश हमारे खुद से फैसले लिया करेगा, और जो लोग होंगे, लोगों को उनके उनके राइट्स देंगे हम। लोग जो होंगे यहाँ पे, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं, डेमोक्रेसी है एकदम। हम अपने खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, हमें फंडामेंटल राइट्स दी गई है, काफ़ी सारी चीज़ें हमको दी गई है हमारे देश के अंदर, ये डेमोक्रेसी के लिए। ठीक है, दो तरह की डेमोक्रेसी होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? एक तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो कि स्विट्ज़रलैंड में फॉलो होती है, जहाँ पे जो लोग होते हैं, लोग डायरेक्ट फैसला लेते हैं। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हमारी है, जिसमें हम इनडायरेक्टली अपनी पावर, लोगों की जो पावर है वो सबकी पावर एक किसी अपने रिप्रेजेंटेटिव को देते हैं, और वो हमारे देश को जो होगा एडमिनिस्ट्रेट करेगा, हमारे देश का अच्छा भला करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम अपने इनडायरेक्ट, हमारे इंडिया के अंदर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो होती है हमारी। हालांकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में चार तरह की डायरेक्ट डेमोक्रेसी बताई गई है, एक रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट। इन सबको मैं आपके आगे वाले लेसन में अच्छे से डिटेल में आपको बताऊंगा। अभी बस हम थोड़ा सा टर्म्स के बारे में पढ़ लेते हैं, अपने प्रियम्बल का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। आगे आने वाले लेसन में मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊँगा रेफरेंडम क्या होता है, इनिशिएटिव क्या होता है, रिकॉल क्या होता है, प्लेबिसाइट किस तरह की डेमोक्रेसी होती है। ठीक है, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हमारे इंडिया के अंदर प्रैक्टिस होती है, जिसकी इंडिया के अंदर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मानी जाती है, जिसके अंदर क्या होता है, हम अपने जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको वोट देकर, उसको मत देकर हम चुनते हैं, और वो पावर में आता है, फिर वो हमारे इंडिया के ऊपर एडमिनिस्ट्रेट करता है। तो ये होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी एक तरह से ये भी होगी कि हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो होते हैं,
उसमें भी तो हम इनडायरेक्टली हमको हमारा वोट जाता है, हमने जिसको रिप्रेजेंटेटिव बनाया है वही तो हमारे प्रेसिडेंट को चुनेंगे, चाहे इनडायरेक्टली चुन रहे हैं पर हमसे ही तो पावर का निर्माण हुआ है ना। तो एक तरह से वो होती है बस डेमोक्रेसी। अगली जो हमारी टर्म है वो है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या है? रिपब्लिक का मतलब है गणतंत्र। हमारा जो इंडिया होगा वो गणतंत्र होगा, गणतंत्र होगा एकदम। वो उस पर किसी मतलब कि मोनार्कियल रूल नहीं होगा, हेरिडेटरी रूल नहीं होगा। जो भी होगा हम खुद चुनेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव को, हमको वोट देने का अधिकार होगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई मोनार्कियल रूल चल रहा है जिसमें राजा का बेटा ही राजा बनेगा, हेरिडेटरी चल रहा है। भाई रिपब्लिक होगा, अगर कोई इंसान चाहता है अब कहते पॉलिटिक्स में आना तो वो आ सकता है, अपनी पार्टी बना सकता है और वो भी खड़ा हो सकता है इलेक्शन में। सबको फ्रीडम मिली है अपनी उसकी कि वो भाई अपने पॉलिटिक्स में काम कर सकता है, अपने पॉलिटिक्स में आ सकता है। किसी को अगर देखो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये हालांकि ये भेदभाव वाली बात इक्वालिटी में हम पढ़ेंगे अभी, और रिपब्लिक में भी ये बात कही जाती है कि भाई जो हमारा जो देश होगा ना वो रिपब्लिक नेशन होगा। यहाँ पे कोई किंग का रूल नहीं होगा, यहाँ पे हमको हर तरह की राइट्स दी जाएगी, हमारे को अपने बात रखने का भी मौका दिया जाएगा। राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये हमने पढ़ा था अपना फंडामेंटल राइट में। तो हमें काफ़ी सारी राइट दी गई है, हमें रिपब्लिक नेशन बनाया गया है हमारे देश को। यहाँ पे हमारी जो जो भी हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वोट देकर इलेक्ट होके आएगा। ऐसा नहीं होगा कि राजा ही रूल कर रहे हैं, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ऐसी बातें अब ख़त्म हो गई है इंडिया से बिल्कुल ही। अब जो हमारी छठी टर्म है वो है जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है न्याय। अब हमारे जो सुप्रीम कोर्ट होंगे, हाई कोर्ट्स होंगे या कोई भी कोर्ट होंगे, उनके ऊपर किसी का दबाव नहीं होगा। जस्टिस वो एकदम फ्री एंड फेयर होकर जस्टिस करेंगे एकदम। उनके ऊपर किसी का दबाव नहीं होगा, कुछ भी कोई दिक्कत, कोई भी ऊपर से प्रेशर नहीं होगा कि भाई तुम ऐसा काम करो या वैसा काम करो। वो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं और वो जस्टिस कर सकते हैं। जस्टिस भी हमारे 3-4 तरह के होते हैं, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, सोशल जस्टिस ये कहता है कि भाई जो जस्टिस होगा वो किसी भी सेक्स, कास्ट, रिलीजन या फिर कुछ भी रेस को देखकर नहीं होगा कि कोई काला है कौन गोरा है, ऐसा देख के हमारा जस्टिस नहीं किया जाएगा। हमारा जस्टिस सबके लिए एक बराबर होगा। एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ऊंची कास्ट का हो, नीची जात का हो, सबके लिए एक बराबर होगा हमारा जस्टिस। और मतलब कि बैकवर्ड क्लासेस हो या फिर हमारी जनरल वाले हों, कोई भी हो ना, सबका जस्टिस एकदम बराबर होगा। सबको एक ही नज़रिए से हमारा कोर्ट देखता है। ठीक है, दूसरी बात इसमें इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में कही जाती है। इकोनॉमिक जस्टिस होता है जैसे कि भाई हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, हर कोई इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, चाहे वो जॉब के लिए हो। अगर आपको एक तरह से, अगर एक मैन है और एक वुमेन है, अगर एक मैन 10 घंटे काम करता है उसको भी सेम वेजेस दिए जाएंगे। अगर वुमेन 10 घंटे काम करती है उसको भी सेम, दोनों को सेम वेजेस दिए जाएंगे। जितने आवर्स वो काम करेंगे, जो भी अगर सेम काम कर रहे हैं, सेम घंटे काम कर रहे हैं, तो उनको सेम वेजेस प्रोवाइड होनी चाहिए। ये होती है हमारी इकोनॉमिकली जस्टिस। ठीक है, तो जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा डील करता है इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है? पॉलिटिकल जस्टिस हमारा ये होता है जिसके अंदर हमको राइट्स दी गई है, फंडामेंटल राइट्स हो गई, इक्वालिटी हो गई। हमको सबको इक्वल नज़रिए से देखा जाएगा, हमको सबको एक फंडामेंटल राइट दी जाएगी। और अगर किसी की फंडामेंटल राइट एंक्रोच हो रही है, मतलब कि ये मान लो किसी की फंडामेंटल राइट एक्सप्लॉइट हो रही है, तो वो चाहे तो अपनी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, एक्सप्लॉइटेशन के ऊपर एक रेमेडी मैंने आपको बताई थी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, उसके तहत अपना केस लड़ सकता है। ठीक है, और उसके तहत सरकार कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज निकालेगी, कुछ सॉल्यूशन निकालेगी जिसके खिलाफ उसका जो फंडामेंटल राइट एंक्रोच हो रहा है, जो कि उसका ख़त्म किया जा रहा है या फिर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो वो सरकार उसके लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर निकालेगी। ठीक है, अगला जो हमारा है वो है हमारा लिबर्टी से हम क्या समझते हैं? लिबर्टी का मतलब होता है कि भाई तुमको अपनी अपॉर्चुनिटी का, मतलब कि जो भी तुम जिस भी फील्ड में तुम कुछ करना चाहते हो, अपने करियर में कुछ करना चाहते हो, तुम कर सकते हो और तुमको पूरा अधिकार है। सरकार तुम्हारे इन चीज़ों में, इन मैटर्स में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगी। तुम अगर कोई इंसान अगर डॉक्टर बनना चाहता है, एमबीबीएस करना चाहता है, तो वो पढ़ाई कर सकता है, किसी को जो करना है वो कर सकता है। सरकार जब तक उन बातों में उसकी लिबर्टी के अंदर इंटरफेरेंस नहीं करेगी, उसकी लिबर्टी को बिल्कुल भी मतलब कि एक्सप्लॉइट जब तक नहीं करेगी, जब तक उस इंसान की लिबर्टी के जो आइडियाज़ हैं, जो भी जिस तरह की लिबर्टी है, वो हमारे देश को किस तरह से इफ़ेक्ट ना करेगी। अगर हमारे देश को वो इफ़ेक्ट करेगी, अगर हमारे देश के किसी न किसी संविधान को चैलेंज करेगी, हमारे किसी लॉ को चैलेंज करेगी, तो सरकार उसके अंदर जो है हमारा इंटरफेरेंस करेगी। हाँ, उसके अंदर फिर हम सरकार हमारे उसके अंदर भी अपनी इंटरफेरेंस देगी।
तो लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, लिबर्टी का मतलब है तुम कुछ करो पर सामने वाले किसी और के सेंटिमेंट्स हर्ट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। सेंटिमेंट मतलब ऐसे नहीं कि मतलब कि मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेशनल सेंटिमेंट्स की, ठीक है, वो चीज़ किसी की हर्ट नहीं होनी चाहिए। तो तुम लिबर्टी, तुम्हारे पास अपनी लिबर्टी का हक है। अगला जो हमारा आता है वो आता है इक्वालिटी। इक्वालिटी से हम क्या समझते हैं? इक्वालिटी से तो सबको समझ आता है। इक्वालिटी होता है कि हमारे प्रियम्बल के अंदर एक वर्ड डाला गया है इक्वालिटी, जिसका मतलब है हर किसी को अपने इक्वालिटी का हक है और सरकार हर किसी को इक्वल नज़रिए से एक ही समान तरीके से देखेगी, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे बड़ी जाति का हो, चाहे छोटी जाति का हो, चाहे कोई भी हो, हर किसी को इक्वालिटी मिलेगी, चाहे वो इकोनॉमिक इक्वालिटी हो, चाहे सोशल इक्वालिटी, चाहे पॉलिटिकल इक्वालिटी, सबको एक ही नज़रिए से देखा जाएगा। अब हमारी इक्वालिटी में क्या होता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। हर लॉ जो है, लॉ हर किसी के लिए एक बराबर है, कानून हर किसी के लिए एक बराबर है, हमारे आर्टिकल 14 में लिखा गया है। किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा, किसी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या जन्म किस स्थान पर, तुम्हारा जन्म प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पे कहाँ का है, इसके ऊपर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। हर किसी को इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी दी जाएगी। अगर मेल है और फीमेल है, दोनों को, अगर दोनों योग्य हैं किसी काम के लिए, तो उन दोनों को मतलब कि अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि भाई फीमेल को देख के हटा दिया या फिर मेल को देख के हटा दिया, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। और अगर मेल 10 घंटे काम कर रहा है और फीमेल भी 10 घंटे काम कर रही है, सेम काम कर रहे हैं, तो दोनों की सैलरी इक्वल होनी चाहिए। ये इक्वालिटी होती है हमारी इकोनॉमिक इक्वालिटी। चौथी हमारी कहा गया कि भाई इसके अंदर एक आ गया कि अनटचेबिलिटी का वो हटा देंगे, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। जो मतलब ये होता है कि भाई औरतें मंदिरों में नहीं जा सकती या किसी भी तरह की अनटचेबिलिटी है ना, उसको ख़त्म कर दिया गया, एबोलिशन कर दिया गया कि अब हर कोई इक्वल है। पांचवी बात हमारी ये कही गई, जो जो स्पेशल टाइटल्स होती हैं उसको एबोलाइज कर दिया गया, मतलब महाराजा, राजा, ऐसे टाइटल्स को एबोलाइज कर दिया गया। हालांकि टाइटल्स हमें जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं वो हमारे होते हैं प्रोफेशनल टाइटल, जिसके लिए लोग मेहनत करके उसको अचीव करते हैं। जैसे कि अगर आप IAS बनेंगे तो आपको उसका टाइटल मिलेगा, पर वो होते हैं प्रोफेशनल टाइटल। बिना मतलब का कोई टाइटल ऐसा अब कोई हमारे देश के अंदर यूज़ नहीं कर सकता कि महाराजा है या राजा है। कोई स्पेशल टाइटल, कोई सुप्रीम टाइटल कोई हमारे देश में यूज़ नहीं कर सकता। तो यहीं तक था ये हमारा इक्वालिटी का टर्म। अगली जो हमारी टर्म है वो है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। हमारा प्रियम्बल कहता है कि हमें अपने देश के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये वर्ड डाला गया कि हमें अपने देश के अंदर भाईचारे को बढ़ावा देना है। भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए एक हमने सिंगल सिटीजनशिप का भी सिस्टम चलाया है। अब देखो हमारे जो बाहर के देश होते हैं, जैसे अमेरिका हो गया, जैसे यूएस हो गया, हमारे यूएसए के अंदर सिंगल सिटीजनशिप का सिस्टम नहीं है। वहाँ पे क्या है, देखो आपकी स्टेट की सिटीजनशिप अलग होगी, यूएस की सिटीजनशिप अलग होगी। अगर आप फ्लोरिडा में रहते हैं तो फ्लोरिडा की एक आपकी अलग सिटीजनशिप होगी और यूएसए की एक अलग सिटीजनशिप होगी। पर हमारे इंडिया के अंदर सारे के साथ फ्रेटर्निटी को बढ़ावा देने के लिए, सब भाईचारा को दिखाने के लिए ये कहा गया कि भाई सिंगल सिटीजनशिप ही रहेगी हमारे पूरे इंडिया की। तो ये हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। जितने भी टर्म्स थी मैंने आपको डिटेल में बता दी है। अगली जो हमारी बताएगी सिग्निफिकेंस इन प्रियम्बल। प्रियम्बल की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये बताया जाएगा। देखो हम जो हमारे प्रियम्बल है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में? भाई बहुत इंपॉर्टेंस है कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे प्रियम्बल की। प्रियम्बल जो है हमको शुरुआत में ही बता देता है कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या होगा, क्या क्या किस किन बातों से डील करेगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और क्या क्या वैल्यूज़ होगी, फंडामेंटल वैल्यूज़ क्या होगी, पॉलिटिकल वैल्यूज़ क्या होगी, रिलीजन के ऊपर हमारे रिलीजन के ऊपर हमारा स्टेट क्या करेगा, किन किन मैटर में इंटरफेयर करेगा, किन किन मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा, ये सब हमारा प्रियम्बल के अंदर लिखा गया है। KM मुंशी जो कि हमारे मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी और जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसके जो मेंबर थे KM मुंशी, वो ये कहते हैं भाई जो इंडिया है ना हमारा, वो एक तरह से सोवरेन और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा। तो भाई जो उन्होंने कहा भाई जो इंडिया है वो सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो। सोवरेन मैंने आपको बताया क्या होता है। सोवरेन मतलब कि भाई किसी बाहर वाले की, आउटसाइडर की क्या इंटरफेरेंस नहीं होगी हमारे देश पर, कोई बाहर वाला देश हमारे देश के ऊपर अपनी डोमिनेंस नहीं दिखाएगा। दूसरी चीज़ क्या कही गई इन्होंने, सोवरन है हमारा देश, ठीक है। दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक मैंने आपको बताया कि हमें अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का अधिकार है। हम चाहें तो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इनडायरेक्टली चुन सकते हैं। देखो दो तरह की डेमोक्रेसी मैंने आपको बताई थी, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। तो ये भी हमारे KM मुंशी जी ने कहा कि भाई हमारा जो प्रियम्बल है वो इन सब बातों से डील करता है, सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक से डील करता है।
काफ़ी सारी बातें हमारे प्रियम्बल में लिखी गई है, तो हमारा प्रियम्बल एक तरह से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब काफ़ी सारे बच्चे कहते हैं सर प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। अब हाँ, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही आता है। तो जो प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, ठीक है। अब एक केस हुआ था, बड़ा फेमस केस है केशवानंदा भारती केस 1973 में, जिसके अंदर कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहता है, पहले रिजेक्ट कर देता है कि प्रियम्बल जो है पार्ट होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बात को रिजेक्ट कर देता है। पर बाद में जो सुप्रीम कोर्ट होता है ये कहता है कि भाई जो प्रियम्बल है उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट होगा। सो गाइस, हमने अपना चैप्टर 4 लक्ष्मीकांत की बुक से कवर कर लिया है, जिसका नाम था हमारा प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम अपने नेक्स्ट क्लास में अपना न्यू चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो आज मैं होप करता हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो अगर आपको क्लास सच में अच्छी लगी है तो आप लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हाँ, काफ़ी बच्चे क्या होते हैं ना, चैनल में वीडियोस देखते रहते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करो, जिससे मेरे को भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती है कि यार बच्चों के लिए या फिर अपने भाइयों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, सबके लिए वीडियोस डालता रहूँ। तो अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे रेगुलर वीडियोस डालूँ तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।